दोस्तों, अगर आप देखें भारत के आसपास के जितने देश हैं, अगर हम वन बाय वन शुरू करें उसे, तो हम अपने वेस्ट से शुरू करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं हम सब उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। वहाँ पे कहने को डेमोक्रेसी है, पर वहाँ पर फ़ौज का हमेशा ही राज रहा है। फिर हम उससे थोड़ा सा घूम के आए, ऊपर से घूमना शुरू करें तो हम जाते हैं चाइना की तरफ। वहाँ हमारे संबंध थोड़े से ज़्यादा ही ख़राब है। वैसे तो चाहे कम्युनिस्ट रूल्स हैं, उन्हें डिक्टेटर्स ही कहा जाता है, पर वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का बैर है चाइना से, हिंदुस्तान का भी है, हिंदुस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो नेपाल आता है, जो कि दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है। पर संबंध हमारे नेपाल से भी आज के डेट में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और रीज़न वही चाइना का इन्फिल्ट्रेशन, चाइना की कुछ दबाव नेपाल के ऊपर। उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो भूटान हमारे से लगता है, जिसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इनफैक्ट भूटान की दुनिया में शायद दो ही देशों में या शायद एक ही देश में एम्बेसी है, हिंदुस्तान में। और उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलता है बांग्लादेश, जिसके संबंध भारत के साथ अच्छे थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे पर अच्छे थे। पर अभी कल वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर भी कल एक मिलिट्री कूप हो गया, और जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। अब तो देश छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं या सेना है, उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। पर इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो आज की डेट में बिल्कुल दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। ग्रुप बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है, और हम किसी भी पाले में नहीं हैं, हम अपने पाले में ही हैं। और हम एक इंटरनली लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंटरनेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाया 50 ओवर का, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। और अंबानी जी की शादी कैसी चल रही है, हमारी जनता उसी में व्यस्त है। बाकी देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, पाले लिए जा चुके हैं। अगर आप इसे महाभारत की बात करें तो कौरव और पांडव एक तरफ हो चुके हैं, बचे हम हैं बीच में। जो हम क्या करते हैं, हमारा ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर हम आज बात करेंगे स्पेशली जो कल बांग्लादेश में हुआ उसके बारे में, उसकी क्या घटना रही, क्या वजह रही, और ये जो हुआ है, या क्या ये पहली बार हुआ है बांग्लादेश में। ये जो मिलिट्री कूप हुआ है बांग्लादेश में, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये देखा जाए तो ये 5 बार तो बांग्लादेश के इतिहास में हो चुका है, और अगर पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कम से कम 6-7 बार हो चुका है। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, 72 की लड़ाई में ये बांग्लादेश बना। जो सेना थी जिसको भारत सपोर्ट करता था, मुजीबुर रहमान की बंगाल वाहिनी, इसको भारत सपोर्ट करता था। जो कुछ बंगालीज थे, जो वहाँ के परमानेंट बंगालीज थे, जो पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे भारत से, वो लोग बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, और उन पर काफ़ी अत्याचार होते थे, उनकी महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार हुए, लड़ाई हुई, भारत ने बहुत सपोर्ट किया और बांग्लादेश बन गया। अब उन्हीं की बेटी शेख हसीना 2019 से, उससे पहले भी थी वो सत्ता में, पर 2019 से वो लगातार जो है उनका, कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। अभी 2-3 महीना पहले ही जनवरी या फरवरी में ही बांग्लादेश में चौथे इलेक्शन हुए थे 4th टर्म के, और उसके अंदर भी बांग्लादेश की शेख हसीना ही जीती। जो उनकी मेन पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो खालिदा जिया की पार्टी थी। और अवामी लीग के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी समर्थित पार्टी है, क्योंकि अवामी लीग के जो मेंबर हैं वो वही लोग थे जो उस टाइम पाकिस्तान के कट्टर सपोर्टर हुआ करते थे जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश। और उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ है वो पाकिस्तान सेंट्रिक और भारत के थोड़ा अगेंस्ट रहती थी। पर जैसे बाग बंधु मुजीबर रहमान को भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो उनकी बेटी भी, भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। तो अब वो देश छोड़ के चली गई हैं। कल आर्मी के लोग उनके पास आए और उन्होंने उनसे बोला कि मैडम आपके पास 45 मिनट हैं, 45 मिनट में अपना सामान बांधिए, ये खड़ा है बाहर आर्मी का हेलीकॉप्टर, इसमें बैठिए और जहाँ जाना निकल जाइए। अगर आपने 45 मिनट से ज़्यादा समय लिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
तो उन्होंने अपने 3 सूटकेस पैक करे, हेलीकॉप्टर में रखे, वहाँ से वो उड़ी और सीधा अगरतला पहुँची। वहाँ से उड़ के वो दिल्ली पहुँची, हिंडन। दिल्ली में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में हमें तो कोई जानकारी है नहीं, मीडिया में भी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है मोदी जी से कोई गुप्त मुलाकात हुई हो या नहीं हुई हो, अजीत डोभाल साहब से शायद मुलाकात हुई है। और उसके बाद उन्होंने असाइलम मांगा लंदन में, और लंदन के अंदर उन्हें असाइलम मिलता है कि नहीं आई हैव नो आइडिया। शाम तक शायद पता चल जाए कि वो लंदन पहुंच चुकी हैं या नहीं पहुंच चुकी हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं कि मिलिट्री कूप जो हुआ ये किस लिए हुआ और क्या ये इन स्टोर था। अब इसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो रीज़न यही बताया जा रहा है कि जो एक मूवमेंट है बांग्लादेश में चल रहा था काफ़ी दिनों से, आरक्षण का एक मूवमेंट चल रहा था, और जो स्टूडेंट्स थे वो लोग इसके खिलाफ थे। और स्टूडेंट्स के अंदर बांग्लादेश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब से बांग्लादेश बना है तब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ कर रही है। ये शेख मुजीबुर रहमान वगैरह भी, ये भी सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकले थे, और आज भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बोलबाला है। जो आरक्षण था, आरक्षण ये है वहाँ पर कि सरकारी नौकरी के अंदर बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट लिया था, बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी देश है वो ये कहता है कि उन लोगों के परिवारों को 30% सीट्स रिज़र्व रखी जाएँ उन लोगों के लिए जिनके परिवार के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। आज़ादी किससे? पाकिस्तान से। अंग्रेज़ों से तो ये लोग आज़ाद हुए उसको तो गिनते ही नहीं है, पता नहीं भूल ही गए। इन्हें तो लगता है कि पाकिस्तान को लगता है वो हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश को लगता है कि वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है। जिन्हें सही में आज़ाद हुए थे उनके पास ये वापस असाइलम मांगने जा रहे हैं। खैर, ये कहानी तो इनकी वैसी चलती रहती है। था तो ये पाकिस्तानी, था तो ये वही लोग जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से निकले थे, आधे पाकिस्तान चले गए, पश्चिमी पाकिस्तान, आधे पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में पहुँच गए, जो पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। खैर, 30% आरक्षण था, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए। शेख हसीना की सरकार ने 2018 में इसको इलीगल घोषित कर दिया था और कह दिया था कि ठीक है इसको अब रद्द कर देते हैं, आगे से ये नहीं होगा। पर कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट ने फिर से ऑर्डर दे दिए कुछ दिन पहले कि भाई आरक्षण ये होना चाहिए। अब उसमें शेख हसीना का कोई हाथ नहीं था, पर शेख हसीना की बहुत सारी गलतियां थी, लाइक उनके फालतू के कमेंट्स लोगों के बारे में और उनके जो तानाशाही रवैया था, है ना, ये तो एक फैक्टर था जो वहाँ की आम पब्लिक के अंदर उनके खिलाफ काफ़ी सारा रोष जो है ना वह व्याप्त कर रहा था। और जो यंग जनरेशन है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो जनरेशन थी ये पिछले 3 टर्म से, मतलब 15-14 साल से इनकी सरकार चली आ रही थी, उसकी नीतियों के खिलाफ भी थी, है ना। और ये जो शेख हसीना थी ये भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को काफ़ी दबाना चाह रही थी। कोई जो स्टूडेंट आवाज़ उठाता था उसको क्रश कर दिया जाता था। अब आप इसको हिंदुस्तान से रिलेट मत कीजिएगा कि हिंदुस्तान में भी क्या ऐसा होता है कि कोई पार्टी है सत्ता में और वो चाहती है कि स्टूडेंट्स का जो है मुँह बंद ही रहे, और वो भी तीसरी बार सत्ता में आ चुकी है। आगे कितने टाइम रहेगी और उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, देश में उसके खिलाफ कैसा आजकल माहौल चल रहा है, वैसा कुछ ही बांग्लादेश में। मतलब बांग्लादेश हमसे 4-5 साल आगे है इस चीज़ में। तो शेख हसीना ने कुछ ऐसी विशेष टिप्पणियां करी, और मैं फिर कहूँगा कि भारत के लिए वो सही थी, क्योंकि भारत का वो काफ़ी फ़ायदा करती थी, खासकर चीन के साथ। जैसे कुछ एक पोर्ट के ऊपर झगड़ा चल रहा था रिवर पे, चाइना उसके लिए जान लेना चाहता था, पर उन्होंने भारत को वो पोर्ट दे दिया। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट है वो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अगर वहाँ चाइना पहुँच जाता अपना काम करने तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी, पर वो भारत को मिला। तो काफ़ी लोग वहाँ पे थोड़े ज़्यादा रोश में भी थे कि ज़्यादातर भारत सेंट्रिक काम करती हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो रोश में किस लिए थे। भारत ही जो था वो देश था जिसने उन्हें बाकायदा आज़ाद कराया था। पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे दूसरी एक पार्टी है, जमातुल इस्लामी, जमात की पार्टी, जैसे पाकिस्तान में, जो ISI द्वारा फंडित है, और पाकिस्तानी सेंट्रिक उनके काफ़ी सारे कहते हैं कि मंसूबे हैं। वो वही शरिया लॉज वहाँ पे लाना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं। वो वही करते हैं जैसे किसी की भी गर्दन काट दी, कोई फतवा जारी कर दिया। तो इनके खिलाफ शेख हसीना काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया करती थी। पर अभी जो चुनाव हुए वहाँ पे फरवरी में, उसमें अमेरिका ने भी बोला कि भाई इसके अंदर धांधली हुई है, आपको ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए थे, पर भारत ने सपोर्ट किया। अब ये जो भी इस खित्ते में बात चल रही है ना, अब ये इसको जोड़ा तो जा रहा है आरक्षण से लेकर कि आरक्षण का मामला था, पर उस पर तो शेख हसीना ने कुछ बोला नहीं।
मामला एक्चुअली देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी बड़ा मामला है। अब इस मामले की मैं शुरुआत से आपको मैं बात करूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा, रिसर्च किया है, ऐसा ही एक पाकिस्तान का जो इमरान खान है, उनकी पीटीआई थी, उसके अंदर भी उन्होंने बोला था कि अमेरिका का जो है ना हम पर दबाव है, वो हमसे कुछ चीज़ें करवाना चाहता है। वैसे ही अभी कुछ दिन पहले शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि एक बहुत ही बड़ी वेस्टर्न कंट्री है जो मुझ पर दबाव डाल रही है कि आप हमें बांग्लादेश के अंदर सैन्य अड्डे दें, आप हमें जगह दें जहाँ हम अपना सैन्य बेस बना सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। और म्यांमार और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा निकाल कर वो एक ईसाई देश वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपना सैन्य अड्डा वहाँ स्थापित कर सके, चाइना पे नज़र रखने के लिए और शायद हिंदुस्तान पे भी नज़र रखने के लिए। और वो देश था अमेरिका। अब जिनको समझ में नहीं आता या जो बिल्कुल नाम जानना चाहते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि दुनिया में किस देश के पास ऐसी ताकत है जो ऐसी बातें कर सकता है। तो शेख हसीना ने उनको मना कर दिया, और अब देखिए क्या हुआ, 2 महीने के अंदर ही शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। किया किसने? स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल निभाया है। पर ये सब बातें तो इंटरनल बातें, ये सब तो चलती रहती हैं, तो पहले भी चल रही थी। आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं था, पर मेन कहानी यही थी। अब दूसरा खेल इसमें यह भी है कि इसमें चाइना का भी हाथ माना जा सकता है, क्योंकि चाइना, अभी शेख हसीना गई थी 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं हुए शायद, 45-50 दिन हुए होंगे, और उनकी कोई डील थी $2 अरब की, पर चाइना ने उनका कुछ इतना खास वेलकम किया नहीं, और मुझे लगता है सिर्फ $10 मिलियन दे के उन्हें निपटा दिया। तो उन्होंने आके भी वो बीच में से अपना दौरा छोड़ के वापस आ गई, और चाइना भी उनसे खुश नहीं था। अमेरिका तो बांग्लादेश से और ये मुजीबुर रहमान से पहले ही खुश नहीं था, क्योंकि जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ था 72 में, तब अमेरिका जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलाय था, और वो कभी भी समर्थित नहीं थे कि बांग्लादेश नाम का कोई देश बने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके सैन्य संबंध थे। पाकिस्तान 1949 में ही नाटो का तो मेंबर नहीं बना था, पर उसने अपने बेसिस जो हैं वो यूएस और यूके को दे दिए थे, ताकि वहाँ से वो अफ़गानिस्तान पे जैसे रशिया अटैक करने वाला था तो वो रशिया पे नज़र रख सकें। अब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए ईजी था, पर जैसे ही वो देश बना और वो भारत सेंट्रिक देश था, तो उससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ उनके स्ट्रेटजी में। अब इस नुकसान को भरना चाहते थे। शेख हसीना से बात बनी नहीं। इनफैक्ट चाइना भी दबाव डालना चाहता है कि भारत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, वो भी चाहता है कि भाई भारत पे कड़ा नज़र रखी जाए, कंट्रोल में किया जाए। तो उसके लिए बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और तो और जो भी सैन्य सामान बांग्लादेशी सैनिक खरीदते हैं, सेना खरीदती है, वो चाइना से लेते हैं। अभी भी उन्होंने चाइना से काफ़ी बड़ी डील करी है, हथियार लिए हैं, बंदूकें, गोला बारूद, ये सब, और वो सब बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। उसके लिए जब जो मुझे पढ़ के पता चला कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात करी चाइना से, तो चाइना ने बोला कि भैया आप हमें और पैसा दीजिए अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत है, हमें आपको सर्विस प्रोवाइड करानी है, ये सब। उन्होंने बोला भैया आपने जो गोला बारूद ये सामान दिया है तो सब बकवास से चलता ही नहीं है। उन्होंने कहा भैया और पैसा दीजिए तब मिलेगा। तो ये भी एक जो सेना है उनकी एक मजबूरी है चाइना की कुछ बातें मानने के लिए। और दूसरी मजबूरी जो मैंने आपको बताई, अमेरिका, उनके पास जितना पैसा है, जितना वो लोगों को फ़ंड करते हैं, जमात इस्लामी को फ़ंड करते हैं कि शेख हसीना को वहाँ से हटाया जाए। अब ये जो सिचुएशन है ना, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। भारत के अंदर क्या हाल है, बंगालियों के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा सिंपथी है, खासकर वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, उनका तो वोट बैंक ही बंगाल है। उन्हें लगता है कि जो बंगाल से आ रहा है बांग्लादेश से लाते रहो, आधार कार्ड बांटे जाओ, वोटर आईडी बनाए जाओ और अपनी जो है जीत सुनिश्चित किए जाओ। अब क्या करेंगे वो? एट द एंड ऑफ द डे ये है तो वही पाकिस्तानी मुसलमान, माइंडसेट तो उनका वही था। वो तो जो बंगाली थे, नेटिव बंगाली मुस्लिम्स थे, उनकी औरतों के साथ अत्याचार हुए तो उन्होंने हथियार उठाए। पर वहाँ पे कुछ वैसे पाकिस्तान बंगाली वो भी थे जो बंगाली नहीं थे और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी यहाँ से शिफ्ट हुए थे, जिनका मन आज भी पाकिस्तान में और उसकी शरिया में लगा रहता है, जिसकी ISI सपोर्ट करता है। तो अब भारत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब अगर अमेरिका आके यहाँ बैठ जाता है और वो एक सैन्य अड्डा बना लेता है, तो वो चाइना के साथ साथ क्या भारत पे भी नज़र रखेगा कि जैसे भारत के साथ रूस के साथ संबंध है, या जैसे भारत अभी तक चल रहा है कि वो सबके साथ मिलके रहता है, कि अमेरिका चाहता है भारत को अपने पाले में लाना।
या भारत के ऊपर डंडा रखना कि भाई अगर तुम कुछ भी करोगे तो हम यहाँ पे आके बैठ गए। पूरे मिडल ईस्ट में उनके बेसिस हैं, पर हिंदुस्तान के आसपास उनका इतना बड़ा कोई बेस नहीं था। पर अगर वो हिंदुस्तान के बिल्कुल बाजू में आके बैठ जाएंगे अपनी सेना लेके और टेक्नोलॉजी एडवांस मिलिट्री लेके, तो भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। भारत उसे कैसे टैकल करेगा? ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है। वर्ल्ड वॉर, मतलब तीसरे वर्ल्ड वॉर के हम दहाने पे खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राजदूत ने बोला कि इंडिया बहुत कोशिश करता है कि हम वॉर से दूर रहें, उन्हें लगता है कि लड़ाई बहुत दूर है, पर ऐसा नहीं है। लड़ाई आपके दरवाजे तक भी आ सकती है। तो क्या ये बात सही है? अब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, क्या लड़ाई अब हमारे दरवाजे पर आ चुकी है? अब इसके बारे में भारत को बहुत ज़्यादा सोच समझ के, है ना, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और रही जो बांग्लादेश का इतिहास, बांग्लादेश में जो कूप हो रहा है उसकी घटनाएं, ये पहला कूप बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1975 में हुआ 15 अगस्त को, जब मुजीबुर रहमान को घुस कर उसके आर्मी चीफ ने गोली मार दी और उनके जो ख़ानदान था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी बेटी शेख हसीना और उनकी एक दूसरी बेटी थी, राशिदा नाम था या कुछ था, वो दोनों घर में नहीं थी, तो वो दोनों बच गई और उन्होंने वहाँ पे अपना डिक्टेटरशिप कायम कर ली। उसके 4 महीने बाद एक दूसरे डिक्टेटर ने आके, दूसरे जनरल ने आके उनको पद से उतार दिया और वो खुद आके बैठ गया। वो सेकंड कूप हुआ। उसके 3 महीने बाद एक नया जनरल आ गया, उसने जिनको जेल में भेजा था पहले जनरल को, उन्हें बाहर निकाल दिया और उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया और ख़ुद वो प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है। उसके बाद 1980-82 के अंदर भी मिलिट्री का कूप हुआ और अब ये हुआ है जिसको स्टूडेंट का जो झगड़ा चल रहा था। अब ऐसे ही नज़ारे आपने कुछ दिन पहले लाहौर पाकिस्तान में भी देखे थे, इस्लामाबाद में, कि वहाँ के आर्मी चीफ के घर में लोग घुस गए थे और भी उसका सामान उठा के ले गए। कोई कोरमा ले जा रहा है, कोई बाल्टियाँ ले जा रहा है। यहाँ भी कल मैं देख रहा था कि कोई बेड पे लेटा हुआ है शेख हसीना के यहाँ लड़के, कोई अटैचियाँ लेके जा रहा है, कोई ब्रीफ केस लेके जा रहा है, कोई खाने के सामान, कोई साड़ी लेके जा रहा है शेख हसीना की। तो ये सब हरकतें जो है ना, ये जो खित्ता है ना, ये जो हमारा बंटवारा हुआ था, ये सारे लोग वैसी कैटेगरी के हैं, इनके हरकतें वही हैं। खैर, शेख हसीना के डिसीजंस तो जो वो भारत के फेवर में थे, पर अब जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहा है, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और भारत को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, NSA, ये सब क्या डिसीजंस लेते हैं। अभी इन्फिल्ट्रेशन की बातें चल रही हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, 600 पाकिस्तानी कमांडोज ट्रेन भारत में घुस गए। इन्होंने BSF के डायरेक्टर्स वगैरह को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब खबर मिली है कि बांग्लादेश में ऐसा हो गया है, वहाँ भी BSF पूरे अलर्ट है, क्योंकि हम करीब 4-5 हज़ार किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशंस बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स अ डार्क टाइम फॉर द वर्ल्ड। जो कुछ ईरान और इज़राइल में चल रहा है और अब जो बांग्लादेश में हो गया, चाइना के साथ भारत के संबंध, सिनेरियो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स। और आप लोग देखिए हमें क्या करना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में। क्या हमें अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के देश को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कैसे हम इन देश, क्योंकि भारत जहाँ फंसा हुआ है ना, 3 तरफ तो हमारे समंदर हैं और बाकी 3 तरफ हमारे सारे दुश्मन हैं और बीच में हम हैं। तो देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। और जैसी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है हम बात करते हैं इस बारे में। अभी मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता था। ये जो हमारा चैनल है 0 इसके अंदर द रियल इंडियन एक्सपीरियंस नाम से हम एक शो करते हैं, जिसके अंदर हम जियो पॉलिटिक्स और कुछ पॉडकास्ट वगैरह शूट्स करते हैं। अगर आपको पसंद आता है 0 तो लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए 0 में। जल्दी मिलेंगे आपसे द रियल इंडियन एक्सपीरियंस का एक और एपिसोड में, जहां हम किसी और जियो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स।